हम बात कर रहे थे फ्लोरेसेंस के बारे में, फ्लोरेसेंस के बारे में। इससे जो पिछला हमारा लेक्चर था वो था फ्लोरेसेंस के ऊपर। तो फ्लोरेसेंस के बारे में अगर मैं बात करूं तो फ्लोरेसेंस के बारे में, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। फ्लोरेसेंस, फ्लोरेसेंस। तो मैंने फ्लोरेसेंस के बारे में क्या बात किया था, तो मैंने बताया था कि अगर आपका लाइट या रेडिएशन, लाइट या रेडिएशन आपका, जब कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपका लाइट या रेडिएशन को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, तो जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होता है वह अपने एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाता है, चला जाता है। जब कोई आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लाइट को, इसका मतलब फोटान को, जब कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल फोटान को एब्जॉर्ब करता है तो वह अपने एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। और यह मान लो आपका कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है जिसकी एनर्जी मान लो आपका ई है, ई नॉट है। ये मॉलिक्यूल जो है, ये जो आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है अपने ग्राउंड स्टेट में है, और इससे जो अबव एनर्जी लेवल है, इससे जो अपर एनर्जी लेवल है वह है E1। E1 क्या है आपका, एक्साइटेड स्टेट। तो जब कोई आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लाइट को ऑब्जर्व करेगा तो इसकी एनर्जी बढ़ेगी, और जब इसकी एनर्जी बढ़ेगी, जब आपका एक फोटान जिसकी एनर्जी क्या है, एच न्यू है, अगर इस फोटान की एनर्जी, ये जो एनर्जी गैप है इसके एनर्जी, इस एनर्जी के क्या है, इक्वल है, तो एक यहाँ पे क्या होगा आपका, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होगा वह क्या होगा इसका, ये अपने हायर इस एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा, इस एक्साइटेड स्टेट में इसका क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन हो जाएगा। जब आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रेडिएशन या लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और जो रेडिएशन इस लाइट, ये जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है ये जिस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, मान लो उसकी एनर्जी कितना है, एच न्यू है। तो जब ये लाइट आपका ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या करेगा, ये लाइट एब्जॉर्ब किया जाएगा बाय दिस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। और मान लो जो यहाँ पे जो एनर्जी गैप हो क्या है, ई नॉट है। तो अगर यहाँ पे एनर्जी गैप जो है आपका बिटवीन ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट क्या है, ई नॉट है, जब इस फोटान की एनर्जी ई नॉट इक्वल होगी तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होगा वह अपने एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा, चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चला जाएगा आपका एक्साइटेड स्टेट में। और जो एक्साइटेड स्टेट होता है वह अनस्टेबल होता है, इस कारण से यह अपने फिर से ग्राउंड स्टेट में क्या होगा, लौटेगा। जब ये अपने ग्राउंड स्टेट में वापस से लौटेगा तो यहाँ पे दो टाइप के प्रोसेस हो सकते हैं। हो सकता है कि ये जो, जब ये लौटे, वापस लौटे अपने ग्राउंड स्टेट में, तो यहाँ पे एक रेडिएशन क्या करे, इमिट करे। क्या करे, रेडिएशन इमिट करे। दूसरा तरीका ये है कि आपका ये जो एक्साइटेड स्टेट मॉलिक्यूल है, या किसी अदर मॉलिक्यूल से टकरा करके या रिएक्शन कंटेनर से टकरा करके क्या करे, हीट के रूप में यह अपनी एनर्जी लॉस करे और ये अपने ग्राउंड स्टेट में लौट आए। दूसरा तरीका ये है। ठीक है, अगर अगर रेडिएटिव ट्रांजिशन होता है, क्या होता है, रेडिएटिव ट्रांजिशन होता है। रेडिएटिव ट्रांजिशन अगर होता है, जब आपका मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में लौटेगा, तो यहाँ पे आपके एनर्जी को क्या करेगा, इमिट करेगा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। और मान लो जो एनर्जी इमिट कर रहा है वह लाइट के फॉर्म में कर रहा है, यानी यहाँ पे जो आपका ट्रांजिशन हो रहा है वह कैसा है, रेडिएटिव ट्रांजिशन है। कैसा है, रेडिएटिव ट्रांजिशन। रेडिएटिव ट्रांजिशन का मतलब ये हुआ कि आपका यहाँ पे जब ग्राउंड स्टेट में लौटेगा तो अपनी एनर्जी को रेडिएशन के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में क्या करेगा, इमिट करेगा। ये दो टाइप का हो सकता है, रेडिएटिव ट्रांजिशन दो टाइप का हो सकता है, फास्फोरेसेंस, फास्फोरेसेंस और फ्लोरेसेंस, फ्लोरेसेंस। ठीक है, फ्लोरेसेंस कब होता है, फ्लोरेसेंस तब होता है
जब कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपका फ्लोरेसेंस तब होता है जब आपका एक्साइटेड जो स्टेट मॉलिक्यूल है, एक्साइटेड जो मॉलिक्यूल है, उसका ट्रांजिशन हो बिटवीन बिटवीन सेम मल्टीप्लिसिटी स्टेट, सेम मल्टीप्लिसिटी स्टेट। अब फास्फोरिसेंस की घटना तब घटित होती है, फास्फोरिसेंस की घटना तब घटित होती है जब आपका एक्साइटेड स्टेट मॉलिक्यूल जो है वह क्या हो, अपने एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में लौटे, और जो एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट का जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है, यानी यहाँ पे जो ट्रांजिशन हो बिटवीन किसके बीच में हो, बिटवीन डिफरेंट मल्टीप्लिसिटी, बिटवीन डिफरेंट मल्टीप्लिसिटी, मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, मैं एक यहाँ पे फिगर बनाता हूँ और यहाँ पे मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे मान लो ए आपका, ए एक एनर्जी लेवल है, ठीक है, इसको हम मैंने माना है एस नॉट, और इससे एबव, इससे अपर, इसका जो ये जो ग्राउंड, ये क्या है आपका एस नॉट, एस नॉट क्या है आपका, एस नॉट है आपका ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड सिंगलेट स्टेट, ग्राउंड सिंगलेट स्टेट। और इससे जो अपर एनर्जी लेवल है, और इससे जो अपर एनर्जी लेवल है वह क्या है आपका, उसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एस वन से। किसी रिप्रेजेंट करते हैं एस वन से। व्हाट इज एस वन, एस वन क्या है आपका, फर्स्ट एक्साइटेड, फर्स्ट एक्साइटेड, फर्स्ट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट, सिंगलेट स्टेट। ठीक है, और यहाँ पे आपका एक एनर्जी लेवल और है जिसे हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं टी वन से। व्हाट इज टी वन, तो टी वन इज आपका फर्स्ट, फर्स्ट एक्साइटेड, एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट, ट्रिपलेट स्टेट। ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल होगा तो उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, और मॉलिक्यूल आपका क्या होगा, ग्राउंड स्टेट में होगा। तो सिंगलेट स्टेट के कोरस्पॉन्डिंग आपका एक्साइटेड स्टेट भी होता है। अब इसके ऊपर भी एनर्जी लेवल होगा, यहाँ पे S2 भी हो सकता है आपका इस तरीके से, और S2 क्या कहलाएगा आपका, सेकेंड एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट। ठीक है, और इसके ऊपर भी होगा। तो एक मॉलिक्यूल में क्या होता है कि हर एक मॉलिक्यूल के पास में क्या होती है, कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। और अगर आप देखोगे क्वांटम थ्योरी के हिसाब से, तो क्वांटम थ्योरी कहता है कि जो एनर्जी लेवल होता है, जो एनर्जी होती है किसी मॉलिक्यूल की, वो क्या होती है, क्वांटाइज होती है। जैसे मान लो किसी रोटे मान लो कोई मॉलिक्यूल है, वो मॉलिक्यूल आपका रोटेशनल मोशन करता है, क्या करता है, रोटेशनल मोशन। तो उस मॉलिक्यूल में रोटेशनल मोशन के कारण से उसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, एनर्जी होगी। ठीक है, यानी ये मॉलिक्यूल जो होगा उसके पास में क्या होगा, रोटेशनल एनर्जी होगा। क्या होगा, रोटेशनल एनर्जी, रोटेशन, रोटेशनल मोशन के कारण से उस मॉलिक्यूल में क्या होगा, रोटेशनल एनर्जी होगा। और ये जो एनर्जी होगा आपका, रोटेशनल जो एनर्जी होगा वो क्या होगा, क्वांटाइज होगा। क्या होगा, क्वांटाइज। यानी यहाँ पे एक डिफरेंट, ये जो क्वांटाइज, जो रोटेशनल एनर्जी होगा वह ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होगा, क्वांटाइज होगा। क्वांटाइज होने का मतलब हुआ कि एक डिफिनिट मल्टीपल के रूप में होगा। ठीक है, क्या होगा, डिफिनिट मल्टीपल के रूप में आपका एनर्जी एग्जिस्ट करेगा। तो इसी तरीके से मॉलिक्यूल जो होगा, मॉलिक्यूल के अंदर आपका सिंगलेट के करस्पॉन्डिंग ग्राउंड, सिंगलेट स्टेट के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे आपका एक ग्राउंड एनर्जी होती है जिसे आप बोलते हो ग्राउंड स्टेट, सिंगलेट स्टेट। और इसके इसी के अब क्या है, इसके ये एनर्जी आपका जो है वो क्वांटाइज है। इस कारण से यहाँ पे इसी के करस्पॉन्डिंग आपका क्या होगा, फर्स्ट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट भी होगा, सेकंड एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट भी होगा। इस तरीके से इसका क्या होगा, एनर्जी होगा। यहाँ पे मैंने ट्रिपलेट स्टेट को सिंगलेट स्टेट से थोड़ा सा नीचे लिखा है, इसलिए क्योंकि आप भी जानते हो कि ट्रिपलेट स्टेट की एनर्जी क्या होती है, सिंगलेट स्टेट के करस्पॉन्डिंग क्या होती है, कम होती है। अब मान लो आपका कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में है, और यहाँ पे मान लो कि क्या हुआ, रेडिएशन एक्सपोज किया जाता है इस रेडिएशन, इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के ऊपर। तो ये जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा, और एनर्जी को ऑब्जर्व करके क्या होगा, यहाँ पे आपका ये जो मॉलिक्यूल है यह अपने एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। कहाँ पे चला जाएगा, अपने एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। ठीक है,
तो ये मॉलिक्यूल क्या अचीव कर लेगा आपका, एक्साइटेड स्टेट अचीव कर लेगा, जिसकी एनर्जी क्या होगी, E1 मान लो, क्या है इसकी एनर्जी, मान लो E1 है, ठीक है। यानी ये मॉलिक्यूल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के बाद में अपने एक्साइटेड स्टेट में चला गया, ठीक है। अब यहां से क्या क्या कंडीशन बन सकते हैं, यहां से जब मॉलिक्यूल आपका एक्साइटेड स्टेट में है, जब ये ग्राउंड स्टेट में लौटेगा, तो यहाँ पे कौन कौन सी घटना घटित हो सकती है। तो पहला सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि ये मॉलिक्यूल जब ये मॉलिक्यूल अपने ग्राउंड स्टेट में लौटे, तो लौटते समय यह क्या करे, रेडिएटिव ट्रांजिशन करे, क्या करे, रेडिएटिव ट्रांजिशन करे। यानी रेडिएशन इमिट करके ग्राउंड स्टेट में लौटे। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल है किसी अदर मॉलिक्यूल से टकरा करके, या रिएक्शन मिक्सर जो रिएक्शन मिक्सर है वो जिस कंटेनर कंटेनर में हो रहा है, उस कंटेनर के वॉल से टकरा करके हीट के फॉर्म में अपने एनर्जी को लॉस करते हुए ग्राउंड स्टेट में लौटे। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि आपका जो मॉलिक्यूल है वह नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन के थ्रू क्या करो, नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन के थ्रू ग्राउंड स्टेट में लौटे, दूसरा तरीका ये है। और यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो सिंगलेट स्टेट है वह चेंज हो जाए, किसमें, वह ट्रिपलेट स्टेट में चेंज हो जाए, क्या हो जाए, ट्रिपलेट स्टेट में आपका चेंज हो जाए, ठीक है। और ट्रिपलेट स्टेट में आने के बाद में यहां से तो भी दो कंडीशन बन सकते हैं कि अपने ग्राउंड स्टेट में लौटते समय यह क्या करे, रेडिएशन को क्या करे, ट्रिपलेट स्टेट से ग्राउंड स्टेट में लौटते समय यह रेडिएशन को इमिट करते हुए ग्राउंड स्टेट में लौटे। या दूसरा तरीका यह हो सकता है कि आपका जो मॉलिक्यूल है वह नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन के थ्रू किसमें लौटे, ग्राउंड स्टेट में लौट जाए, ठीक है। दूसरा तरीका यह है। तो अगर आप जानते हो कि अगर ट्रांजिशन आपका सेम मल्टीप्लिसिटी के बीच में होता है, वो भी रेडिएटिव ट्रांजिशन, तो उसे आप क्या बोलते हो, फास्फोरिसेंस। और मान लो ये जो ए आपका, मैं यहाँ पे जो लाइन इस तरीके से जो लाइन लिखा हूं, जो इस तरीके से मैंने लाइन लिखी है, ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है, ये लाइन रिप्रेजेंट करता है आपका रेडिएटिव ट्रांजिशन, रेडिएटिव ट्रांजिशन। यानी जब यहाँ पे जो ट्रांजिशन होगा, इस लाइन के इस लाइन से आप ये समझ पा रहे होगे कि ये जो लाइन है ये कहां से कहां तक है, इसका एरो जो है नीचे की तरफ है, यानी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में लौट रहा है। और जब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में लौट रहा है तो यह क्या कर रहा है, रेडिएटिव ट्रांजिशन। रेडिएटिव ट्रांजिशन का मतलब अपनी एनर्जी को रेडिएशन के फॉर्म में इमिट कर रहा है, किस फॉर्म में, रेडिएशन के फॉर्म में अपनी एनर्जी को क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है लाइट के फॉर्म में। और यहाँ पे जो मैंने ए लाइन लिखी है, ए लाइन इस तरीके से, ए लाइन जो मैंने लिखी है, ये लाइन आपका ये बता रहा है कि आपका जो ट्रांजिशन हो, कैसा ट्रांजिशन है आपका, ये ट्रांजिशन आपका नॉन रेडिएटिव नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन है, नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन, नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन। नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन का मतलब यहाँ पे जब आपका ग्राउंड स्टेट में मॉलिक्यूल लौटेगा तो यह लाइट को इमिट नहीं करेगा, बल्कि हीट के फॉर्म में क्या करेगा, एनर्जी को लॉस करेगा, ठीक है। तो ये जो आपका देख सकते हो कि यहाँ पे सिंगलेट स्टेट से ट्रिपलेट स्टेट में जा रहा है, और जब सिंगलेट स्टेट से ट्रिपलेट स्टेट में जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरसेक्शन कन्वर्जन हो रहा है। इंटरसेक्शन कन्वर्जन का मतलब ये हुआ, यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, इसीलिए यहाँ पे आप क्या बोलोगे, इसे इस प्रोसेस को बोलोगे आप इंटरसेक्शन कन्वर्जन। और ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के लिए मान लो आपका जो रेट कांस्टेंट है, वो रेट कांस्टेंट क्या है, KISC, KISC। KISC का मतलब हुआ रेट कांस्टेंट फॉर इंटरसेक्शन कन्वर्जन। और ये जो आपका है, ये जो लाइन है, ये लाइन क्या बता रहा है, फास्फोरिसेंस की घटना को बता रहा है। और मान मान लो ये जो फास्फोरिसेंस की घटना है आपका, ये जो प्रोसेस है फास्फोरिसेंस वाला, इसके लिए रेट कांस्टेंट क्या है आपका, इसके लिए रेट कांस्टेंट मान लो आपका क्या है, के एफ है, क्या है, KF। इस प्रोसेस के लिए रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो क्या है, KF। KF का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपका रेट कांस्टेंट फॉर फ्लोरिसेंस, रेट कांस्टेंट फॉर फ्लोरिसेंस।
और ये जो आपका घटना है, जो क्या हो रहा है यहाँ पे, सिंगलेट स्टेट से ग्राउंड स्टेट में तो चेंज हो रहा है, बट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट से ग्राउंड स्टेट सिंगलेट स्टेट में चेंज हो रहा है, बट यहाँ पे नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन है। और मान लो, अब देखो, जब आपका कोई मॉलिक्यूल सेम मल्टीप्लिसिटी में ट्रांजिट होगा, सेम मल्टीप्लिसिटी में ट्रांजिट होगा, बट वहां पे रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी इमिट ना करके हीट के फॉर्म में करेगा, तो इसे आप क्या बोलते हो, इंटर कन्वर्जन। और इसके लिए मान लो आपका रेट कांस्टेंट है के आई सी है, ठीक है, के आई सी है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपका रेडिएटिव ट्रांजिशन है, और यहाँ पे जब टी वन से एस नॉट में चेंज होगा, तो यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या, यहाँ पे डिफरेंट स्पिन मल्टीप्लिसिटी स्टेट में क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है। इस प्रोसेस क्या आप बोलते हो, इस प्रोसेस को आप बोलते हो फास्फोरिसेंस। और मान लो इसके लिए जो रेट कांस्टेंट है वो क्या है आपका, केपी है। क्या है, केपी। केपी का मतलब हुआ रेट कांस्टेंट फॉर फास्फोरिसेंस प्रोसेस। और यहाँ पे जो आपका प्रोसेस हो रहा है, इसे आप क्या बोलोगे, के आई एस सी डैश। ये है आपका इंटरसेक्शन कन्वर्जन है, क्योंकि यहाँ पे T1 से किस में चेंज हो रहा है, एस नॉट में चेंज हो रहा है, वो भी नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन। तो ये सारी हुई, ठीक है। अगर मैं इसको बात करूं, तो यहाँ पे इस फिगर को थोड़ा सा मुझे हेल्प लेना पड़ेगा। देखो, फर्स्ट प्रोसेस में क्या हो रहा है, फर्स्ट प्रोसेस में हो रहा है कि आपका जो मॉलिक्यूल है वो एस नॉट में है, एस नॉट स्टेट में है, और ये फोटोन को एब्जॉर्ब करके किस में चेंज हो रहा है, एस वन में चेंज हो रहा है, ठीक है। दूसरे प्रोसेस में क्या हो रहा है, दूसरे प्रोसेस में आपका जो मॉलिक्यूल एस वन है, एस वन स्टेट में है, ये आपका एस नॉट में आ रहा है, एस नॉट स्टेट में ट्रांजिट हो रहा है, वो भी रेडिएटिव ट्रांजिशन के थ्रू। रेडिएटिव ट्रांजिशन का मतलब यहाँ पे फोटोन को रिलीज करेगा। क्या करेगा, फोटॉन या लाइट या रेडिएशन के फॉर्म में क्या करेगा, अपनी एनर्जी को इमिट करेगा। तो आपका हो गया यहाँ पे एस न्यू, ठीक है। इसी तरीके से जो तीसरी घटना है, वो तीसरी घटना क्या है, आपका सिंगलेट स्टेट से किसमें आ रहा है, आपका ट्रांजिट हो रहा है, सिंगलेट स्टेट से ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिट हो रहा है, वो भी नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन। नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन का मतलब यहाँ पे जो एनर्जी इमिट करेगा वह हीट के फॉर्म में क्या करेगा, इमिट करेगा, हीट के फॉर्म में, ठीक है, हीट के फॉर्म में। ओके, इसी तरीके से आप बात करते हो, ए वाला जो प्रोसेस है, ए वाले प्रोसेस के लिए जो आपने रेट कांस्टेंट माना है, वो क्या माना है, के आई एस सी। तो एक प्रोसेस यहाँ पर भी हो रहा है कि आपका जो एस वन जो है, मौलिक एस वन स्टेट जो है, वो एस वन स्टेट किस में चेंज हो रहा है, ट्रिपलेट स्टेट में चेंज हो रहा है, वो भी नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन के थ्रू। तो यहाँ पे आप हीट लिखोगे, ठीक है। और इसके लिए जो रेट कांस्टेंट हो क्या है, के आई एस सी है। इसके लिए रेट कांस्टेंट कुछ नहीं था, इसके लिए आपका रेट कांस्टेंट था के एफ था, फ्लोरिसेंस वाला। और यहाँ पे आपका जो है वो है कि आईसी है, इसके लिए रेट कांस्टेंट, इसके लिए आईएससी है। पांचवा जो घटना घटित हो रही है, वो आपका ट्रिपलेट स्टेट से किस में चेंज हो रहा है, ग्राउंड स्टेट में चेंज हो रहा है, वो भी रेडिएटिव ट्रांजिशन के थ्रू। और यहाँ के पे जो रेट कांस्टेंट है वो क्या है आपका, यहाँ पे जो रेट कांस्टेंट है वो है आपका के पी, ठीक है। फास्फोरिसेंस की घटना घटित हो रही है। और जो छठवां आपका है, तो T1 से किस में चेंज हो रहा है, एस नॉट में चेंज हो रहा है, लेकिन नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन के थ्रू। नॉन रेडिएटिव का मतलब हीट हो गया। और यहाँ पे जो आपका अ, जो रेट कांस्टेंट है वो क्या है, के आई एस सी, के आई एस सी डैश, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। तो यहाँ पे मैं एक चीज फिगर बनाना चाहता हूँ, मैं दिखाना चाहता हूँ कि मान लो कोई मॉलिक्यूल क्या है आपका, ग्राउंड स्टेट में है, ग्राउंड सिंगलेट स्टेट में है। तो सिंगलेट स्टेट में आपकी देखो स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फार्मूला क्या होता है, 2s+1। अब ये मॉलिक्यूल जो है, इस मॉलिक्यूल में अगर देखोगे यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, इस इस इलेक्ट्रॉन के लिए आपका स्पिन क्वांटम नंबर कितना होता है, +12। और इस इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होता है आपका, -12। तो जो टोटल आप टोटल कैपिटल एस निकालोगे,
टोटल एस का मतलब जितने भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, सारे इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर और क्या करना पड़ेगा, आपको ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे निकल के आपका आएगा प्लस हाफ माइनस हाफ, कैपिटल एस इक्वल टू जीरो आएगा। और यहाँ पे आप कैपिटल एस के जगह जीरो रखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, वन आएगा। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, वन आएगी। यानी इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी हुई, वन हुई। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल आपका ग्राउंड स्टेट में है, एस नॉट में। और जब ये मॉलिक्यूल क्या करेगा आपका, जब ये मॉलिक्यूल अपने ट्रिपलेट स्टेट में चेंज होगा, सॉरी सिंगलेट स्टेट में, ये आपका क्या है, S1। S1 का मतलब हो गया फर्स्ट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट। तो यहाँ पे जब आपका ट्रांजिशन होगा इलेक्ट्रॉन का, तो ये जो आपके इलेक्ट्रॉन होंगे कुछ इस तरीके से आपके इस स्टेट में क्या हो जाएंगे, आपके चेंज हो जाएंगे। कहने का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन है वह इलेक्ट्रॉन जो है अपने एक्साइटेड स्टेट में इस तरीके से चला जाएगा। और इस स्टेट में भी आप देखोगे तो इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालोगे इस स्टेट के लिए, तो आपको कितना आएगा, वन आएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप बात करो ट्रिपलेट स्टेट। ट्रिपलेट स्टेट में क्या होता है, ट्रिपलेट स्टेट में आपका जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी यानी 2s+1 की जो वैल्यू होती है वह 3 होती है। यानी यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आपका जब ये सिंगलेट स्टेट इस ट्रिपलेट स्टेट में चेंज होगा, तो आपका कुछ इस तरीके से ये जो स्पिन दोनों इलेक्ट्रॉन का जो जो आपका दोनों इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन होगा वह सेम डायरेक्शन में होगा। यानी अगर दोनों या तो क्लॉकवाइज होंगे, रोटेट करेंगे, स्पिन करेंगे, या तो एंटी क्लॉकवाइज, ये कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे बात करते हो आप, अगर स्पेक्ट्रा को ध्यान में रखते हो, स्पेक्ट्रा स्पेक्ट्रा स्पेक्ट्रोस्कोपली स्पेक्ट्रो स्कोप स्पेक्ट्रो स्पेक्ट्रो स्पेशली स्पेशली स्पेक्ट्रोस्कोपिकली, अगर आप स्पेक्ट्रोस्कोपिकली क्वांटम थ्योरी से आपका एक सिलेक्शन रूल आता है कि कौन सा ट्रांजिशन आपका अलाउड होगा और कौन सा ट्रांजिशन आपका, क्वांटम थ्योरी के हेल्प से हम लोग डिटरमाइन करते हैं क्या, रूल। कौन सा रूल, कि कौन सा ट्रांजिशन आपका अलाउड होगा, कौन सा ट्रांजिशन आपका अलाउड नहीं होगा, क्वांटम थ्योरी की हेल्प से। तो क्वांटम थ्योरी कहता है कि आपका वो ट्रांजिशन अलाउड होगा जिसमें आपका स्पिन चेंज इन स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या हो, जीरो हो। अगर आपका चेंज इन स्पिन मल्टीप्लिसिटी जीरो है तो वो ट्रांजिशन क्या होगा, आपका अलाउड होगा। अदरवाइज आपका फॉरबिडन होगा। वो ट्रांजिशन क्या होगा आपका, अदरवाइज फॉरबिडन होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सिंगलेट स्टेट से सिंगलेट स्टेट में जब आप मॉलिक्यूल का ट्रांजिशन होगा, तो यहाँ पे आपका जो टोटल चेंज इन स्पिन मल्टीप्लिसिटी आएगा, यहाँ पर आपका सिंगलेट स्टेट में था, यहाँ पर भी आपका सिंगलेट स्टेट में है। यानी स्पिन में कोई चेंजिंग नहीं आ रही है, सिंगलेट से सिंगलेट में चेंज हो रहा है। तो ये आपका जो ट्रांजिशन होगा क्या होगा, अलाउड होगा। और यहाँ पे देखोगे तो अगर मॉलिक्यूल आपका यहाँ ट्रिपलेट स्टेट से सिंगलेट स्टेट में आ रहा है, तो यहाँ पे जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी में चेंजिंग आएगी वो कितना होगा। तो यहाँ पे आपका कैपिटल एस की वैल्यू कितनी है, जीरो। और यहाँ पे कितना है, वन है। क्या है, एस की वैल्यू वन है। तो यहाँ पे चेंज इन स्पिन अगर देखोगे तो वन माइनस जीरो यानी वन आएगा। यानी यहाँ पे डेल्टा एस की वैल्यू कितनी आ रही है, वन आ रही है। यानी ये जो ट्रांजिशन होगा आपका वो फॉरबिडन होगा। क्या होगा, फॉरबिडन, फॉरबिडन होगा। ठीक है, यानी आपका ये ट्रांजिशन फॉरबिडन होगा और ये ट्रांजिशन क्या होगा, अलाउड होगा। तो यहाँ पे जब ट्रिपलेट स्टेट से ग्राउंड अगर सिंगलेट स्टेट में इस मॉलिक्यूल को आना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, पहले पहले अपना ये जो स्पिन है वो चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ट्रिपलेट स्टेट को अपना स्पिन चेंज करना होगा। इसको अपना जो स्पिन है वो क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। अगर इस ये जो इलेक्ट्रॉन है यही इलेक्ट्रॉन अपना स्पिन चेंज कर दे, मान लो क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज हो जाए, तो यहाँ पे आपका जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी होगा जीरो होगा, यहाँ पर भी जीरो है। तब ट्रांजिशन क्या होगा, फेवरेबल होगा। यानी आपका जो एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट है इसको अगर ग्राउंड स्टेट सिंगलेट स्टेट में चेंज होना है
तो इसको क्या करना पड़ेगा, अपना स्पिन जो होगा वो चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। और अगर इसमें ये अपना स्पिन इसको चेंज करना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या लगेगा, टाइम लगेगा। क्या लगेगा, टाइम। तो अगर मैं बात करूं रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, वह समय कोई मॉलिक्यूल अपने एक्साइटेड स्टेट में जितने समय तक रहता है, कोई मॉलिक्यूल अपने एक्साइटेड स्टेट में जितने समय तक रहता है, उस समय को क्या बोलते हो आप, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन का मतलब वो विश्राम, रिलैक्सेशन का मतलब क्या होता है, विश्राम, आराम करना। क्या करना, आराम करना। अब यहाँ पे अगर ध्यान से आप देखोगे, तो जो मॉलिक्यूल आपका ग्राउंड स्टेट से एनर्जी को ऑब्जॉर्व करके एक्साइटेड स्टेट में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में कुछ समय तक रुकेगा और वापस से किसमें ट्रांजिट हो जाएगा, वापस से किसमें आपका ट्रांजिशन कर लेगा, ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन कर लेगा। तो यहाँ पे कुछ समय के लिए रुक रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, आप एक्साइटेड स्टेट में कुछ समय तक विश्राम कर रहा है। तो जितने समय तक ये विश्राम करेगा, यानी ये मॉलिक्यूल जो है आपका जितने समय तक एक्साइटेड स्टेट में होगा, उसी टाइम को क्या बोलोगे आप, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है। और चूंकि यहाँ पे ये इसके थ्रू क्या हो रहा है आपका, जब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में लौट रहा है, तो इस घटना को आप बोल रहे हो फास्ट फ्लोरिसेंस। यानी यहाँ पे जो रिलैक्सेशन टाइम निकल के आएगा, वो कौन सा रिलैक्सेशन टाइम होगा, वो रिलैक्सेशन टाइम होगा आपका, रिलैक्सेशन टाइम को हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ। तो टाउ एफ, टाउ एफ का मतलब होगा आपका रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम फॉर, किसके लिए, फ्लोरेसेंस के लिए, फ्लोरेसेंस के लिए, रिलैक्सेशन टाइम फॉर फ्लोरेसेंस। और यहाँ पे जो टाउ पी है, व्हाट इज टाउ पी, तो टाउ पी इज रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम फॉर फास्फोरेसेंस, फास्फोरेसेंस, फास्फोरेसेंस। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम फॉर फास्फोरेसेंस। ठीक है, ये है आप टाउ पी। तो अगर आप कंपेयर करोगे, टाउ पी ज्यादा होगा कि टाउ एफ ज्यादा होगा, तो आपका टाउ एफ ज्यादा होगा, नहीं सॉरी, टाउ एफ नहीं ज्यादा होगा, टाउ पी ज्यादा होगा, टाउ पी। टाउ पी का मतलब जो रिलैक्सेशन टाइम आपका फास्फोरेसेंस प्रोसेस के लिए होगा, वो क्या होगा, ज्यादा होगा इन कंपेयर टू रिलैक्सेशन टाइम ऑफ फ्लोरेसेंस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका जब फास्फोरेसेंस की घटना होगी, तो फास्फोरेसेंस में इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन चेंज इट्स स्पिन, चेंज इट्स स्पिन। इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, अपना स्पिन चेंज करना पड़ेगा, और स्पिन चेंज करने में क्या लगता है, समय लगता है। तो इसी कारण से जो रिलैक्सेशन टाइम आपका फास्फोरेसेंस का होगा, वो क्या होगा, ज्यादा होगा इन कंपेयर टू फास्फोरेसेंस। ठीक है। अब यहाँ पे हम फ्लोरेसेंस के ऊपर थोड़ा सा देखते हैं, फ्लोरेसेंस के ऊपर, फ्लोरेसेंस के बारे में हम डीपली पढ़ते हैं। फ्लोरेसेंस, फ्लोरेसेंस में आप देखोगे, तो फ्लोरेसेंस में क्या होता है कि आपका जो मॉलिक्यूल होता है, वह ट्रांजिट करता है बिटवीन सेम मल्टीप्लिसिटी। यानी जो मॉलिक्यूल होगा, वह अपने एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट से किसमें चेंज होगा, ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड सिंगलेट स्टेट में क्या होगा आपका मॉलिक्यूल, क्या होगा, ट्रांजिट करेगा। किसमें चेंज, किसमें ट्रांजिट करेगा, एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट से चेंज करेगा अपना स्टेट इन ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड सिंगलेट स्टेट। और यहाँ पे रेडिएटिव ट्रांजिशन होगा इस तरीके से। और इसके लिए जो फिनोमेना था, इस फिनोमेना के लिए जो रेट कांस्टेंट था, वो क्या था आपका, के एफ था। तो यहाँ पे अगर आप रेट की बात करोगे, रेट, रेट ऑफ इस प्रोसेस, इस प्रोसेस के लिए जो रेट निकल के आएगा, वो क्या आएगा, आप जानते हो कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है, वह रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर आप रेट की बात करोगे, तो रेट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और रिएक्टेंट का काम कौन कर रहा है,
फर्स्ट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट यानी S1। ठीक है, तो जब इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाओगे तो क्या साइन लगेगा आपका? एक कांस्टेंट यहाँ पे लगेगा, जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे के एफ से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? के एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पे आपका ए हो गया आपका ए आपका S1। ठीक है, अब ये जो S1 है मुझे यही कैलकुलेट करना है, S1 क्या होगा, S1 की वैल्यू क्या होगी। तो अगर आप क्या अप्लाई करते हो, अप्लाई अप्लाई SSA ऑन S1। जो S1 है वो क्या है, आपका एक्साइटेड स्टेट है, और एक्साइटेड स्टेट ज्यादा समय तक एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे S1 पे क्या लगाया है, SSA रूल लगाया है। SSA क्या कहता है? इस SSA का फुल फॉर्म तो आप जानते ही होंगे, स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। स्टडी स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। और स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन अप्रोक्सीमेशन तब लागू किया जाता है, उस स्पीसीज के ऊपर लागू किया जाता है जो बहुत अल्प काल के लिए, बहुत कम समय के लिए क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। या अब बहुत कम समय के लिए अगर कोई स्पीसीज एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब वो जितनी तेजी से बन रहा है उतनी तेजी से क्या हो रहा है, वो डिसअपियर हो जा रहा है। जितनी तेजी से उसका फॉर्मेशन हो रहा है उतनी तेजी से क्या हो रहा है, वो डिसअपियर हो जा रहा है, डिस्ट्रॉय हो जा रहा है। ठीक है, तो यानी जो नेट रेट होता है आपका, जिस स्पीसीज पे आप लगाओगे एसएसए रूल, उस स्पीसीज का जो नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन है, कि अब मान लो यहाँ पे आप S1 पे लगा रहे हो, तो यहाँ पे नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ S1 क्या होगा, आपका 0 होगा। ठीक है, तो आप देखो कि कहाँ कहाँ पे आपका S1 स्टेट बन रहा है। कहाँ कहाँ पे बन रहा था भाई? यहाँ पे बन रहा था आपका, यहाँ पे आपका था S1, यहाँ पे था, यहाँ पे था। 4 प्रोसेस है यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो इस यहाँ पे ये आपका प्रोडक्ट के रूप में है। क्या मुझे यहाँ पे सारा नोट करना पड़ेगा? चलो नोट कर लेते हैं पर दोबारा से, ताकि चीजें क्या हो जाए, आसान हो जाए। ये जो है, ये चीजें हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नोट कर रहे हैं। चलो यहाँ पे मैं नोट कर ले रहा हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा। मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ। आपका फर्स्ट जो प्रोसेस था, उस प्रोसेस में क्या था, S0 प्लस एच न्यू चेंज हो रहा है आपका S1 में। दूसरे में S1 आपका S0 में चेंज हो रहा है प्लस एच न्यू, इसके लिए रेट कांस्टेंट था KF। और तीसरे वाले प्रोसेस में आपका क्या था, S1 चेंज हो रहा है S0 में, हीट को ट्रांजिट कर रहा है, हीट को रिलीज कर रहा है, और इसके लिए था KIC था। और यहाँ पे आपका S1 था, S1 से चेंज हो रहा है आपका T1 में प्लस डेल्टा। और इसके लिए जो रेट कांस्टेंट है वो क्या है, KISC। और यहाँ पे आपका T1 है, T1 से चेंज हो रहा है आपका S0 में प्लस एच न्यू। यहाँ पे आपका KP हो गया। और यहाँ पे T1 है आपका, T1 चेंज हो रहा है आपका S0 में प्लस डेल्टा KISC नॉट डैश। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देखोगे, तो इस प्रोसेस के लिए अगर आप देखोगे, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ S1 बाई dt, ठीक है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ S1 क्या होगा, तो यहाँ पे आपका इस, मान लीजिए जो लाइट आपका इंसिडेंट की जाती है, इसकी इंटेंसिटी मान लो आई है, तो यहाँ पे क्या होगा, आई होगा। इस प्रोसेस में देखोगे कि यहाँ पे आपका रिएक्टेंट है, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ S1 क्या होगा, KF S1। यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पर भी आपका रिएक्टेंट के तौर पे काम कर रहा है, तो यहाँ पे आपका जो रेट कांस्टेंट निकल के आएगा, सॉरी, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ S1 आएगा, वो क्या आएगा कि IC
S1। यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा, -d S1/dt इक्वल टू KISC, और यहाँ पे आपका है S1। ठीक है, इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो DS/dt आप सभी को जोड़ना पड़ेगा आपको। अगर सब जोड़ोगे तो क्या आएगा आपका, IA आएगा यहाँ पे, IA माइनस KF S1, ये सबको जोड़ दो। ठीक है, ये माइनस इधर ले जाओ, ये वाला माइनस इधर ले जाओ, कुछ नहीं करना आपको। यहाँ पे ये माइनस यहाँ से हटाओ, यहाँ पे लगा दो, माइनस हटाओ यहाँ पे लगा दो, यहाँ से हटाओ यहाँ पे लगा दो। ये सारा क्या है आपका, क्वांटिटी सेम है लेफ्ट हैंड साइड में, इस सबको आपको ऐड कर दोगे तो क्या आएगा, DS/dt। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी आपका, इस तरीके से आपका आएगा, IC/S1 माइनस KISC आपका S1। और इसकी वैल्यू क्या थी आपकी, क्योंकि ये जो स्टेट था आपका, इसी स्टेट के ऊपर क्या लगा गया था, SSA लगाया गया था। और जिस स्पीसीज के ऊपर SSA लगाया जाता है उस स्पीसीज का नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, 0 होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिखा है। ठीक है, और यहाँ से अगर आप देखोगे IH का जो निकल के आएगा, यहाँ पे S1 KF प्लस KIC, S1 प्लस KISC, S1। ठीक है, इस तरीके से आएगा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे S1 अगर आप कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, KF प्लस KIC प्लस KISC, इस तरीके से। यहाँ पे आपका S1 जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, IA/KF प्लस KIC प्लस KISC, इस तरीके से निकल के आएगा, इस तरीके से निकल के आएगा। ठीक है, इस तरीके से निकल के आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे आप, तो ये यहाँ पे मान लो क्वेश्चन नंबर आपका स्टार हो गया, और यहाँ पे देखोगे अगर आप, यहाँ से आपने दे लिखा था यहाँ पे, ये जो रेट है ये कैसा रेट है, ये वास्तव में आपका कौन सी घटना घटित हो रही है यहाँ पे, तो फ्लोरिसेंस की घटना हो रही है। तो यहाँ पे ये जो रेट है, ये रेट कुछ और नहीं, आपका रेट ऑफ फ्लोरिसेंस है। क्या है, रेट ऑफ फ्लोरिसेंस। तो रेट, अगर आप यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट को मानते हो, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या था, रेट ऑफ फ्लोरिसेंस इक्वल टू KF/S1। अब इसी के S1 की जगह पे यहाँ पे आप क्या रखोगे, ये वाला आपका वैल्यू रखोगे, तो आपका आएगा KF × IA/KF प्लस KIC प्लस KISC। ठीक है, ये वैल्यू आपकी आनी चाहिए इस तरीके से। ठीक है, और एक बात और है, ये जो क्वांटिटी है ना, ये क्वांटिटी आपकी कौन सी क्वांटिटी, एक यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है 1/KF प्लस 1/KIC और प्लस 1 प्लस KISC, ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को आप क्या बोलोगे, इसको बोलोगे आप रिलैक्सेशन टाइम, किसके लिए, फ्लोरिसेंस, रिलैक्सेशन टाइम फॉर फ्लोरिसेंस, ये है आपका टाउ एफ है। ठीक है, यहाँ पे रेट ऑफ फ्लोरिसेंस कितना आया, तो KF × IA, और ये क्या होगा आपका, टाउ एफ होगा, टाउ एफ। ठीक है, अब यहाँ पे अगर क्वांटम इफिशियंसी के बारे में बात करते हो, टाउ एफ क्या है आपका, ये टाउ एफ है। ठीक है, टाउ एफ का मतलब रिलैक्सेशन टाइम फॉर फ्लोरिसेंस। यहाँ पे क्वांटम इफिशियंसी के बारे में बात करोगे तो क्वांटम इफिशियंसी आपका क्या निकल के आएगा, क्वांटम इफिशियंसी किसके लिए, क्वांटम इफिशियंसी किसके लिए, क्वांटम इफिशियंसी फॉर फ्लोरेसेंस, फ्लोरेसेंस। तो इसके जो क्वांटम इफिशियंसी, हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे 5F से। इसकी जो वैल्यू होती है
वह रेट ऑफ फ्लोरिसेंस डिवाइड बाई इनिशियल रेट। इनिशियल रेट, इनिशियली क्या हो रहा है? इनिशियली तो आपका फोटॉन एब्जॉर्ब हो रहा था, यानी यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, और जब फोटॉन एब्जॉर्ब होता है तो वहां पे जो रेट ऑफ प्रोसेस होता है वो प्रोसेस आपका इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पे आई ए। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ये वैल्यू रखते हो, क्या रखता आप रख के पास आया था, आई ए बाई के एफ प्लस के आई सी प्लस के आई एस सी और डिवाइड बाई आई ए। यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपका क्वांटम एफिशिएंसी ऑफ फ्लोरेसेंस इक्वल टू क्या आएगा, के एफ बाई के एफ प्लस के आई सी प्लस के आई एस सी। ठीक है, ये आया आपको वैल्यू आएगा। ठीक है, ये है आपका क्वांटम एफिशिएंसी फॉर फ्लोरेसेंस। क्वांटम एफिशिएंसी फॉर फ्लोरेसेंस। ठीक है, तो अगर इसको देखोगे, ये वैल्यू तो आपकी क्या थी, ये वैल्यू आपकी जो थी ये थी आपकी टाउ एफ। तो यहाँ से एक और रिलेशनशिप निकल के आ सकता है आपका, टाउ एफ, फाई एफ इजकल टू टाउ एफ इंटू के एफ। ठीक है, एक क्वेश्चन सबसे आसान है, फाई एफ इजकल टू टाउ एफ इंटू के एफ। अब टाउ एफ की वैल्यू आपको बस याद कर लेनी है, टाउ एफ की जो वैल्यू होती है वह होती है 1/के एफ प्लस के आई सी प्लस के आई एस सी। ठीक है, और इसको भी याद करने का, देखो रिलैक्सेशन टाइम याद याद करने का इसका जो है ना, ये भी तरीका है। तरीका ये है कि आपका, आप जानते हो कि ए एस वन होगा, ए एस नॉट होगा। यहाँ से कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है? एक पॉसिबिलिटी है कि आपका रेडिएटिव ट्रांजिशन हो, जब रेडिएटिव ट्रांजिशन होगा तो रेट कांस्टेंट क्या आएगा, के एफ आएगा। और दूसरा जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है आपका, दूसरी पॉसिबिलिटी है आपका कि ये नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन हो, जब नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन होगा तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, ये जो इसके लिए जो रेट कांस्टेंट आएगा वो क्या आएगा, कि आईसी आएगा। और यहाँ पे जो है, और यहाँ से आपका हो सकता है ट्रिपलेट स्टेट में चेंज हो जाए, और जब ट्रिपलेट स्टेट में चेंज होगा तो यहाँ पे आईएससी आएगा। ठीक है, तो जब आपको टाउ एफ लिखना होगा, कुछ नहीं करना है, वन लिखना है, डिवाइड करना है, ए वैल्यू और ए वैल्यू तीनों को ऐड कर देना है नीचे। ठीक है, ये आपका आ गया क्वांटम एफिशिएंसी फॉर फ्लोरेसेंस प्रोसेस। यहाँ पे आपको, आई होप ये क्वेश्चन आपको याद रहेगा। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इन्हीं से न्यूमेरिकल आपकी प्रॉब्लम बनेंगे। ठीक है, ये सारे आपके क्वेश्चन आपको याद करना चाहिए। ये ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्वेश्चन आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इसमें क्वेश्चन है वो है 5f इक्वल टू टाउ एफ इंटू के एफ। अब टाउ एफ की वैल्यू आपको याद होनी जानी चाहिए, टाउ एफ इक्वल टू 1 बाई आई, अरे के एफ प्लस के आई सी और प्लस के आई एस सी। ठीक है, ये वैल्यू आपकी आएगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।